अच्छा ठीक है, बताओ आपको क्या लॉन्ग आंसर टाइप कैसे लिखोगे, जरा बताओगे आप? जैसे 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप, उसको कैसे लिखोगे? फिर इसमें तो जैसे जैसे डेरिवेशन डेरिवेशन। तो अगर डेरिवेशन हमें स्मॉल मतलब कि कम डेरिवेशन है तो उसमें जो हमें कुछ भी अगर दिया हो मास वगैरह तो हम उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास एम ये है या फिर ई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, ऐसे करके हम उस क्वेश्चन को लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब और सर कैसे जैसे अच्छा, हाँ बताओ बताओ बेटा। जैसे कोई लॉ वगैरह आया हो तो उसके बारे में बता देना कि एक्सप्लेन कर देना कि जैसे लेंस लॉ आया हो तो उसको एक्सप्लेन कर देना, उसके बारे में वो डेरिवेशन सॉल्व कर देनी, फिर लिखना उसमें कि ये वो चीज है, फिर उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करके हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ अपन को कि मान लो कि हमने जितना पढ़ा है उतना ही प्रीति ने पढ़ा, उतना ही मान लो विशाल ने पढ़ा, दोनों ने इक्वल पढ़ा है। यस बट सर। और चलो इस बोर्ड एग्जाम छोड़ते हैं, मान लो नॉर्मल एग्जाम हुआ, प्रीति के पीछे एक बच्ची बैठी हुई है, कोई भी मान लो दीक्षा बैठी हुई है, दीक्षा आज पढ़ के नहीं आई तो प्रीति की कॉपी से पूरा कॉपी किया है, चीटिंग की है दीक्षा ने। चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, बट मान लो एक दिन कर ली और दीक्षा के मार्क्स प्रीति से ज्यादा आ गए, बल्कि प्रीति की कॉपी से दीक्षा ने लिखा था, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। कैसे? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? सर दीक्षा की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी प्रीति से। यस, दिस इज द मेन पॉइंट, कि जितना हम पढ़ के गए हैं उतनी ही नॉलेज से हम अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं, वैसे मैक्सिमम मार्क्स हम पा सकते हैं, जितना हम पढ़ के गए हैं उतने ही पॉइंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन, कि कैसे प्रेजेंट करना है अपन को बोर्ड एग्जाम्स में, कि पॉइंट पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, अगर हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है तो, अगर हमें मान लो न्यूमेरिकल करना है तो कैसे करना है, पैराग्राफ वे में लिखना है तो कैसे करना है, डिफरेंस लिखना है तो कैसे करना है, डेरिवेशन लिखना है तो कैसे करना है। अच्छा, और ऐसा हर बार होता है मेरे साथ, प्रीति संधू के साथ हर बार ऐसा ही होता है कोई नहीं, अब नहीं होगा बेटा, अब नहीं होगा, डोंट वरी, अब नहीं होगा। तो पहले तो अपन लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कहाँ गया भाई, तो हमारा जो पेपर पैटर्न के बारे में सबको पता है, तो थोड़ा सा एक बार छोटा सा एक शॉर्टकट व्यू देख लेते हैं। मैंने आपकी एचपी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है कि आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है सर, ये यस सबको सर। पता है। पता आपको है। पता है, अच्छी बात है। तो अब आप देखोगे ये जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट हैं, ये जो 4 यूनिट हैं, जिसमें ये सबसे इजी है, ये तो बहुत यस ही इजी है भाई, यस सर। ये तो बहुत ही इजी है। ये यूनिट हुई आपका ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी यूनिट इजी है, 7 मार्क्स की। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, और ये भी वैसे इजी, और ईएम वेव्स भी इजी है, यहां तक तो काफी इजी है। ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, और नीचे अपन लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा नहीं है नीट में, नीट में यस। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा नहीं है, क्योंकि नीट से हटा दिया गया ना, इसलिए नहीं पढ़ाया था ये हमने। लेकिन आपके बोर्ड में है तो यहां से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा आपका, यस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमने इसमें सेमी कंडक्टर वगैरह पढ़ लिए हैं। और एक बात और, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स नहीं पढ़ के जाने, अभी जो क्लास नोट्स आपको दिए जाते हैं वो उन नोट्स की थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको बात उसके अलावा अपनी बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पहले इस स्क्रीन को रोक रहा हूं, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कि जो हमें आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के टाइप के बारे में। तो जल्दी से उस पॉइंट पे आते हैं, अपन पॉइंट की बात करते हैं, काम की बात, फालतू की बात नहीं करते। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हम आंसर्स लिखते हैं,
हम कितने टाइप से लिखते हैं, जैसे मान लो हमने कोई बच्चा लिख रहा है पॉइंट टाइप, पॉइंट तरीके से, और एक मान लो कोई आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। न्यूमेरिकल आया, और आपका मान लो कोई बच्चा पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकता है। जनरली इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप लिखते हैं। उसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से, डिफरेंस भी आते हैं। और एक बचा कौन सा, डेरिवेशन। क्या फिजिक्स में इसके अलावा टाइप कोई क्वेश्चन आ सकता है? नो सर। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट वाला। मान लो कोई क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो इसमें अपन को कितने पॉइंट लिखने चाहिए? 4 4 4 to 5 पॉइंट, 4 to 5, 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए इसमें। अब ये 4 to 5 पॉइंट्स भी कैसे लिखने चाहिए, देखो। 4 to 5 पॉइंट, मान लो मेरे को पूछा किसी बच्चे ने, किसी मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में मेरे को 4 to 5 पॉइंट नहीं पता है। मेरे को 5 पॉइंट नहीं पता है, मेरे को 4 पॉइंट पता है ओनली। तो आप क्या करो, उन चारों के लिए ऐसे स्टार बना के लिखो, 4 पॉइंट्स। अगर आपको 5 पॉइंट पता है या फिर 5 से ज्यादा पता है, तो आप नंबरिंग करके लिखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके। ये एटलीस्ट है, याद रखिएगा, ये क्या है, एटलीस्ट। अब ये इन दोनों के पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि जैसे मान लो, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चालाक हैं, हम लोग थोड़ा सा चालाकी के साथ गेम खेल रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कॉपी चेक कर रहे हो, और अगर मैंने नंबरिंग डाल दी तो आपको पता चल जाएगा मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं। अगर मैंने 5 से कम लिखे हैं तो आप नंबरिंग देख के डायरेक्ट 5th नंबर देखोगे, 5 पॉइंट लिखे हैं, और 2 नंबर देके निकल जाओगे। अगर 5 लिखे हैं, तो अगर मैंने 4 नंबर या 3 नंबर लिखे हैं और मैंने पॉइंट डाल दिए, तो अलग क्लियर पता चल जाएगा 4 पॉइंट पे कि 4 नंबर लिखे हैं। अगर मैंने नंबर नहीं डाला, स्टार बना के लिख दिया, तो मेरे को लगा जल्दी में, क्योंकि एग्जामिनर को भी जल्दी होती है, उसको कॉपी वाइज पैसा मिलता है, तो वो जल्दी में हो सकता है 4 पॉइंट को 5 पॉइंट समझ के पूरे मार्क्स देके निकल जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है, 100% श्योर नहीं बोला, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो अगर अगर ज्यादा पॉइंट आते हैं तो नंबरिंग करनी है, ज्यादा पॉइंट नहीं आते तो बुलेट पॉइंट बनानी। सिमिलरली अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन में लिखना चाहता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 7 पॉइंट्स तो लिखो, 6 to 7 बोल सकते हो, 6 to 7। उसमें भी यही सीन है। अब देखो, जो आप फर्स्ट 2 पॉइंट लिखोगे, ये आपके एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए। इनमें कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले पॉइंट अगर गलत हो गए तो पूरे आंसर को पढ़ेगा भी नहीं, कट करके आगे बढ़ जाएगा एग्जाम का। इसलिए पहले 2 पॉइंट जो हर क्वेश्चन के हैं, पहली 2 लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर पहली 2 लाइनें बहुत अच्छी है ना, और बीच में आपने थोड़ा सा झोल भी कर दिया है, तो बात बन जाएगी यार। क्योंकि चेक वो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और पेपर को स्टार्ट हमें ऐसे क्वेश्चन से करना है जो हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि पहला क्वेश्चन में इंप्रेशन अच्छा बन गया ना, तो बाद में तो मजा ही आ जाए। बोलो, चमका इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, मान लो रेड वो ले लेते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा।
कि क्या गिवन है यहाँ। सबसे पहले गिवन था कि भाई गिवन डाटा बताओ मेरे को क्या क्या गिवन है। तो गिवन डाटा भी कैसे लिखना है, मान लो आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, तो आप पहले लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो आप मान रहे हो, मान लो यू मान रहे हो, यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू मान लो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इससे आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि बाद में कि u मैंने इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी है मेरी, v फाइनल वेलोसिटी, ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो टाइम दे रखा है आपको, टाइम t मान लिया आपको, कितना दे रखा है, मान लो आपको, मान लो 2 सेकेंड मान लो। आपको पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। नीड टू फाइंड, नीड टू फाइंड, ऐसे करके कर दो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए, ऐसे या फिर इक्वल करके ब्रैकेट। नाउ अब देखो कौन सी इक्वेशन लग सकती है इसमें, मैं ये सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। कौन सी इक्वेशन लग सकती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब देखो v इक्वल टू ये है, तो नाउ पुट दी एवर वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सिंपल डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही मान लो एक्सेलरेशन आ गया, फॉर एग्जांपल चलो वैल्यू पुट ही कर देते हैं। तो v मेरा है 2 इक्वल टू यू है मेरा 10 प्लस ए इंटू 2। तो ए कितना आ जाएगा, -8, तो कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। Yes. तो देखो जैसे ही -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, इसको पहले तो बॉक्स का, ये मेरा आंसर। अब कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन को पता नहीं ना ये माइनस किस लिए है। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सीलरेशन शोज अपोजिट डायरेक्शन, अपोज द, या फिर बोल दो नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट, अपोजिट टू वेलोसिटी। ये क्या हो गया, कंक्लूजन। तो इस तरह से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपका मार्क्स पूरे में से पूरे मिलने के चांसेस है। ये तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करना है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी अगर मेरे सॉल्यूशन को पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, उसको समझ में आ जाना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, और यही करते हैं टॉप। टॉपर को ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा नॉलेज है, कुछ ऐसा नहीं है। उनको क्या होता है कि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बस उससे वो अच्छे मार्क्स खींच जाते। अगर मान लो कि आप पढ़ के गए पूरा और आपके आ रहे थे 80 मार्क्स, 80 मार्क्स आ रहे थे, और आप ये जो आज बताने वाले ये तरीके आपने कुछ भी यूज नहीं किए थे तब, वो अगर ये तरीके यूज कर दिए तो हो सकता है 80 की जगह आपके मार्क्स 90 आ जाए। और अगर हर सब्जेक्ट में ऐसे 8 10 हर सब्जेक्ट में बढ़ गए, तो ओवरऑल परसेंटेज 8 से 10% बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हम तो अपनी कॉलोनी में हीरो बन जाएंगे अपने यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये वे Yes, ऑफ sir. प्रेजेंटेशन हमें सीखनी है, और ये आपकी अभी काम नहीं आएगी। अभी मान लो इसके बाद में आप कभी कहीं से अपना ग्रेजुएशन करोगे, उसमें भी आप ये मेथड्स अप्लाई करना, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी। ये हमेशा ऑल ओवर जब तक आप एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम दोगे, उन सब में फॉलो होने वाला।
तो ये मेथड आज के लिए स्पेशल नहीं है, ये हमेशा यूज होगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। Yes, अब हम sir. आते हैं पैराग्राफ पे। मान लो पैराग्राफ पे कैसे करना है। अब पैराग्राफ क्वेश्चन में दो तरीके हैं। देखो, हम पैराग्राफ में सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जिस टॉपिक से हमें मान लो लॉन्ग आंसर है कोई, जैसे प्रीति ने बताया, जैसे मान लो लेंज लॉ पूछा किसी ने, तो देखो लेंज लॉ, पहले तो कोशिश करो कि जो लॉ पूछा है उस लॉ को विद डायग्राम एक्सप्लेन। पहले तो उसके उसके बारे में लिखो कि लेंज लॉ क्या बताता था। किसी वायर से करंट जा रहा है तो क्या बताता था उसका लेंज लॉ, किसकी डायरेक्शन Sir, में? direct, हाँ? sir, induced EMF की. इंड्यूस्ड Induced. ईएमएफ, तो वो डायरेक्शन बताता था ना एक्चुअली में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता। तो क्या बताता है वो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ लेंज लॉ का। हो सकता है इसकी जगह पे कूलाम्स लॉ हो, तो ये कूलाम्स लॉ है। मान लो कूलाम्स लॉ उसने पूछा है, तो कूलाम्स लॉ के बारे में पहले लिख दो कि कूलाम्स लॉ के बारे में मत बताओ, लेकिन कूलाम्स लॉ के बारे में बताओ। सर ये क्या बोल रहे हो आप, उसके बारे में मत बताओ लेकिन उसके बारे में बताओ। अरे ऐसे करके बताओ ना। व्हेन टू चार्जेस, जैसे देखो कूलाम्स लॉ के बारे में पूछा, ठीक है भाई, कूलाम्स लॉ के बारे में था, मेरे को क्या करना है ना, कुछ अच्छे से आंसर लिखना है। तो मैं इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ कूलाम्स लॉ से पहले एक स्टेटमेंट तो लिख सकता हूँ इंट्रोडक्शन में कि लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इंट्रोडक्शन में? Yes, sir. इसी स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा बना के लिख सकता हूँ। व्हेन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस कम्स टुगेदर या फिर कम क्लोजर टू ईच अदर, दे रिपेल टू ईच अदर, एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस come closer, they repel each other. That means like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. एक्चुअली में ये जो हमने कंसेप्ट बता दिया, ये कूलाम्स लॉ का नहीं है, लेकिन कूलाम्स लॉ का ही है। ये समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है कि नहीं है? ये जो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से है, लेकिन इस भाई जो कूलाम्स लॉ भी तो इसी पे डिपेंड करता है कि दो सेम चार्जेस हैं, उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी के लिए तो फॉर्मूला है। Yes, sir. आ रही है ना समझ में? तो हम इस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा पेज भी भरा होना दिखना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, थोड़ा लॉन्ग आंसर है ना, तो हम बस यही लिख देंगे कि कूलाम्स लॉ मेरा भैया क्या होता है, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक बॉक्स में बंद कर दिया, वहां बता दिया मैंने Q क्या होता है, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, आर क्या होता है, खत्म। इतने पे 4 मार्क्स नहीं देगा ना वो, Yes, sir. तो थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। तो हम इंट्रोडक्शन में ये चीज लिख दिए, उसके बाद में आएंगे मेन कंटेंट पे। उसके बाद में हम आएंगे मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट में क्या लिखेंगे? मेन कंटेंट में कूलाम्स लॉ लिखो पहले, कूलाम्स लॉ लिखो, स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद में दो गोले बना दो, उन पे चार्ज रख दो, +Q1 +Q2, उनके बीच में डिस्टेंस बना दो R, इन दोनों का रिपल्शन फोर्स बना दो, ऐसे करके रिपल्शन फोर्स बना दो FF। तो इस डायग्राम को बनाने से क्या हुआ, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा क्या इस डायग्राम के लिए? No, sir. ये डायग्राम सब एक्चुअली में ये सारी चीज सबको पता है, लेकिन अगर आप इनको बना दोगे, देखो डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैथमेटिकल वे, इन तीनों का यूज करने से ही मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। इन तीनों चीजों का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी तो अच्छा होगा, तभी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने ये बनाया, स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, ये बनाया, उसके बाद मैंने एफ, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ही नहीं रहे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F is directly proportional to 1 upon R square. Now F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Now अब आया है मेरा
क्या F इज डायरेक्टली सॉरी F इक्वल टू K1Q2/R²। एक्चुअली में डेरिवेशन में भी हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, वैसे देखा जाए तो डेरिवेशन में भी हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, ये बोल सकते हो। अच्छा, ये तो हुआ हमारा डेरिवेशन तरह से। अगर हम थ्योरी भी लिखना चाहें इसमें तो थ्योरी भी है। थ्योरी भी अगर आपको लिखनी है तो एक आध एग्जांपल डाल सकते हो आप। अब आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, चलो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो कि आपको आपका क्वेश्चन आ गया कि राइट द एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल राइट द एप्लीकेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। आपने डेली लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशंस देखे हैं डेली लाइफ? तो आपको याद है कि सर हम ना बचपन में ऐसे पेन सिर में घिस के ऐसे जमीन के पास में ले जाते थे, तो ना कुछ हल्की हल्की गंदगी सी पेन से चिपक जाती थी। ऐसा बचपन में किए हो? Yes, sir. हैं? सर कैसे होता था? उस तरह का इंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज ड्यू टू रबिंग, ऐसे करके थ्योरी बनाओ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग्स, हेडिंग बनाओ, उसके बारे में बाद में लिखो। हेडिंग बनाओ, उसके बारे में बाद में लिखो। तो ये भी एक मेथड है थ्योरी को लिखने का। ये तो आपका डेरिवेशन टाइप का हो गया ना, ये तो आपका डेरिवेशन टाइप का हो गया। अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फाइनल में कंक्लूजन देना है, इसमें भी नहीं बोलना। कंक्लूजन तो ये मान लो सब में दे देना है, कंक्लूजन तो सब में दे ही देना है। बोलो चमका। Yes, sir. ठीक है, अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में। जैसे डिफरेंस को हम किसमें, टेबुलर फॉर्म में करने वाले हैं। टेबुलर फॉर्म में फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस लिख रहा हूं प्रीति के बारे में एंड श्वेता के बारे में, प्रीति एंड श्वेता, यानी कि इधर लिख लेता हूं प्रीति एंड श्वेता। आराम से मैंने टेबल बनाई ऐसे करके। जैसे मैंने प्रीति के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा कि प्रीति को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि प्रीति को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। तो मैं सेकंड वाले में क्या लिखूंगा, जो श्वेता को पसंद है सिर्फ उसी सब्जी के बारे में लिखूंगा कि श्वेता को मटर पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है। ऐसा नहीं करूंगा कि प्रीति को ना आलू टमाटर की सब्जी बड़ी पसंद है और उसमें लिख दूं श्वेता को ना ताजमहल बड़ा पसंद है। दोनों चीजें पसंद है, लेकिन वहां पे बात अगर खाने की चीज की हो रही है तो आप श्वेता के फर्स्ट पॉइंट में खाने की चीज की ही बात करोगे। जो प्रॉपर्टी आप पहले वाले में डिफाइन कर रहे हो, सेकंड वाले के सेम नंबर में वही प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। Yes. बात समझ में आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। Yes. जैसे मैं प्रीति प्रीति के बारे में बताऊं कि प्रीति की हाइट मान लो कि 6 फुट है, फॉर एग्जांपल। कि हमने मान लिया कि प्रीति की हाइट 6 फुट है, तो हम ये नहीं बोलेंगे श्वेता के सेकंड पॉइंट में। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, एक लिख देता हूं मैं, कि मान लो सेकंड पॉइंट में लिख दिया मैंने कि प्रीति की हाइट 6 फुट है। तो हम इसका जब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इस वाले में बोल रहे हम कि श्वेता का कलर जो है वो मतलब गोरी है श्वेता, चलो फेयर कलर है, कि श्वेता का कलर फेयर है, ये नहीं बोलेंगे अपन। कलर क्या है, फेयर है, ये नहीं बोलेंगे। क्या बताएंगे सेकंड पॉइंट में कि पहले प्रीति की अगर हाइट बताई है तो यहाँ पे भी क्या बताएंगे, मान लो 5.9 फुट है एग्जाम्पल। अगर प्रीति की हाइट बताई है तो श्वेता की भी हम सेकंड पॉइंट में हाइट ही बताएंगे। क्योंकि अगर आप इधर उधर कर दिए
तो एग्जामिनर का दिमाग सटक सकता है, और दिमाग एग्जामिनर का सटका तो आपके मार्क्स काट सकता है। और हमें एग्जामिनर को ये मान के चलना है कि वो बहुत ही मूडी इंसान है, उसका दिमाग कभी भी सटक सकता है, ये मान के चलना है अपन। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखोगे इस बात का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक और बात बतानी है मेरे को डिफरेंस में, कि मान लो थर्ड पॉइंट पे मैंने प्रीति के बारे में कुछ लिखा, ऐसे कैसे ऐसे ऐसे प्रीति अच्छी बच्ची नहीं है, कुछ दिन से काम नहीं कर पा रही है, और कुछ दिन से खाना खा के शाम को जल्दी सो जाती है, मान लो ऐसे करके यहाँ तक खत्म। श्वेता के बारे में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि श्वेता बहुत अच्छी बच्ची है, सारे काम टाइम से करती है, यहाँ तक एंड हो गया मान लो। तो प्रीति का जो फोर्थ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, तो श्वेता का कहाँ से स्टार्ट करूं? यहां से या यहां से, ऊपर या नीचे से? नीचे से। बेटा करेक्ट आंसर इज ऊपर से, नीचे से स्टार्ट करना है हमको, इसके सामने से ही इसका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट। ये जगह खाली रहती है तो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप एक तरह से ये बना लो कि यहां तक एक लाइन ये बना दी, यहां तक एक लाइन ये बना दी, और यहाँ पे एक लाइन ये बना दी। ये खाली रहता है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके टेबल पास। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नई बातें जानने को मिल रही हैं, या सारी बातें आपको पता थी पहले से? सर नहीं मिल रही है। बहुत कुछ, बहुत नहीं मिल रही है, या थोड़ी बहुत नहीं मिल रही है? Sir, सब मिल मिल रही रही है। मिल रही है। फायदा हो रहा है ना, मतलब फायदा हो रहा है क्लास से? यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, फायदा होना चाहिए, मेरे को लगा वेस्ट ना चली जाए क्लास हमारी। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर? चलो ब्लू कलर है। ठीक है, डेरिवेशन का जनरली वही मेथड होता है कि डेरिवेशन में सबसे पहले अपन को क्या करना है, कि सबसे पहले अपन को करना है कि रिलेटेड थ्योरी लिखनी है। रिलेटेड थ्योरी सबसे पहले, कि जो भी जिससे भी रिलेटेड हमारा डेरिवेशन पूछा है वो रिलेटेड थ्योरी लिख देनी है। उसके बाद में अगर हो सके डायग्राम बनाने की कोशिश, उसके बाद में डायग्राम बनाओ, उसके बाद में यूज्ड पैरामीटर्स को डिफाइन करो, या फिर डिफाइन, जो डेरिवेशन में पैरामीटर यूज करने वाले हो, डिफाइन रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, सारे के सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। पहले रिलेटेड थ्योरी लिखो, उसके बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद में उससे उसके सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, तो हम जो उसके बाद में जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, जो डेरिवेशन जब हम करेंगे, जैसे फोर्थ में स्टार्ट डेरिवेशन, या फिर बोलूं कि, या फिर बोलूं ठीक है, स्टार्ट डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में भी हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं लिख दिया एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, अब मेरे को एफ इक्वल टू एम ए की जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स लिख दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या होता है, मेरा एफ इक्वल टू एम ए होता है, ये लिखना पड़ेगा मेरे। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को तो पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर घर पे अपनी मैडम जी से लड़ के आया है तो हो सकता है नंबर काट ले। अगर मतलब इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर का मूड ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि नंबर काट ले। हम उसको वो मौका ही नहीं देते ना। अपन को भी पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, हम फॉर्मूले में यूज, हम डेरिवेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसको लिख दो, राइट साइड ब्रैकेट बना के लिख दो कि ये हमने एफ इक्वल टू एम ए पुट किया है यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर।
तो अभी तक किसी कोई डाउट हो कि सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें या फिर ये कैसे करें, तो कोई पूछ सकता है। फिर मैं कुछ फ्लो चार्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। हम डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और उसके साथ में यूजेस या उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूछ लेते हैं, अगर वो 2 या हम्म 3 मार्क्स आए। हम्म। तो बेटा उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे डेफिनेशन पूछी है उसने, तो डेफिनेशन 2 लाइन टू मैक्स। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन 2 लाइन में लिखो, उसके बाद डायरेक्ट ब्लैक पेन से हेडिंग डालो यूजेस। यूजेस और स्टार पॉइंट्स में बना के यूजेस लिख दो नीचे नीचे सीधे, क्योंकि उससे क्या होगा, स्पेस भी भरता हुआ दिखेगा। अगर आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये पे बता देता हूँ बॉक्स बना के। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको आपको भेजूंगा नहीं, एक गंदा सा ही भेजूंगा ग्रुप में, अच्छा नहीं लगेगा ना ग्रुप में, पता नहीं कौन कौन देखता है। ठीक है, तो जैसे प्रीति ने पूछा कि किसी ने डेफिनेशन पूछी है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कोई डेफिनेशन पूछा है एंड यूजेस पूछा है, तो देखो पहले डेफिनेशन को 2 to 3 लाइन में जो भी जितनी भी लेंथी डेफिनेशन है वो लिख दिया। उसके बाद सिंपल लिखो यूजेस। यूजेस 1 2 3 4, इस तरह से बना के जितने आप यूजेस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे 2 3 या 4 यूजेस अगर आपको पता है तो चारों लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 2 में से 2 ही मिलेंगे पूरे, क्योंकि उसने बोला, उसने क्या सोच के 2 नंबर का दिया है, 1 नंबर की डेफिनेशन 1 नंबर के यूएस। आ रही बात समझ में? तो वो आपको 2 में से 2 मार्क्स देगी। ठीक है, तो इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। और एक चीज और रुको, यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स एज मच एज पॉसिबल। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। अच्छा। ठीक है, यस सर। अब अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फ्लो चार्ट सर अपन को समझ में ही नहीं आता फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाएं। देखो फ्लो चार्ट एक्चुअली में कुछ नहीं होता। फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट एक आपका एक वहम है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या ले लें, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ले लेते हैं। कि माना कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मैं किसी वायर का डायमीटर, या फिर बोलूं शॉर्टकट ही लिख देते हैं ना, इतना लंबा क्यों लिखना, कि उसके डायमीटर को बढ़ा के 2 टाइम्स कर रहा हूं। तो उसने पूछा है रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी की लेंथ को बढ़ा के 4 टाइम्स कर रहा हूं, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर और रेडियस का दे। अपन को पता है कि डायमीटर और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। यस सर। अब देखो, डायमीटर चेंज करता है ओनली रजिस्टिविटी, एंड एल मेरा कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर गिवन प्रॉब्लम रो एल क्या है मेरा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, है कि नहीं है? यस सर। अब देखो जरा, अब एक बार देखो, क्या मैं डायमीटर को बढ़ाऊंगा मेरा एरिया बढ़ेगा, यस और नो? यस सर।
Yes, sir. किसी चीज का डायमीटर बढ़ाऊंगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, और अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा क्या रेजिस्टेंस कम होगा? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट एक तरह से। इसी चीज को आप थ्योरी में लिखोगे तो एग्जामिनर को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ऐसे एरो एरो करके बना दिया ना तो एग्जामिनर एकदम फील ले जाएगा, बोलेगा बच्चे को आता है, मेरे को बस इतना ही चाहिए। बच्चे को आता है, बात खत्म हुई। आगे मार्क्स देके आगे बढ़ जाए। समझ में आई बात? Yes, sir. सिमिलरली आप Yes, sir. सेकंड के लिए भी कर सकते हो। सेकंड के लिए क्या करो कि आर आपको पता है इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो आपको रो अपॉन ए क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि इसमें एल वेरी कर रहा है ओनली। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हो जाएगा कि मेरा एल इंक्रीज करूंगा तो मेरा आर भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक बात ये पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट जो लिखा होता है ना उसको समझना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू थ्योरी के। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको 1 मिनट प्रूव करता हूं। अच्छा ये बताओ सही बात बोल रहा हूँ कि गलत? पहले तो ये बताओ कि अगर कहीं पे न्यूमेरिकल पार्ट लिखा हुआ है वो ज्यादा इजी है समझना एज कंपेयर टू कि अल्फाबेटिक फॉर्म में वही चीज लिखी हुई है, उसको कौन सी चीज ज्यादा समझना आसान है? सर Alphabetic. मैथमेटिक्स। अच्छा कुछ बच्चे बोले अल्फाबेटिकल, कुछ बच्चे बोले न्यूमेरिकल। देखो अभी आपको समझ में आएगा कि अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल। हाँ काम करते हैं। कौन सा जल्दी ये कर दोगे दोनों में से, फर्स्ट या सेकंड? Second. सेकंड। का भी आंसर फर्स्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ऊपर जो लिखा है ना पहले तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा सर 20 + 12। अगर मेरे को स्पेलिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी 12 की में, तो कुछ बचा सर 12 TWELVE स्पेलिंग तो सर ने तो सही लिखी है, तो इसका मतलब मेरे अभी तक गलत पढ़ता था क्या? 20 + 12 यानी कि 20 + 12 पहले तो देखो 20 + 12 लिखने के बावजूद भी दिमाग में न्यूमेरिकल वैल्यू की इमेजिनेशन बन रही है। देखोगे आप, अगर आप अपने दिमाग को देखोगे, दिमाग क्या सोच रहा होगा? 20 + 12 20। ये 20 भले अल्फाबेटिक में लिखा है लेकिन दिमाग में इमेज क्या बनी है? न्यूमेरिकल वाली वैल्यू की बनी है। 20 + 12 यानी कि कितना हो गया? 32। तो जो अल्फाबेटिक देख के दिमाग में न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिख दोगे, न्यूमेरिक वे में लिख दोगे, तो एग्जामिनर के लिए तो आसानी होगी ना। यस सर। Yes. एग्जामिनर को ये जो एग्जामिनर को ये समझो कि शादी में आए हुए फूफा जी, उनको अगर थोड़ा सा नाराज किया वो बहुत ज्यादा रूठ जाएंगे। उनको अगर थोड़ी सी परेशानी हुई तुरंत रूठ जाएंगे। शादी में फूफा जी आते हैं ना, उनको अगर सुबह उठा के चाय की ना पूछो तुरंत नाराज हो जाते हैं। पर अब मेरे को चाय की नहीं पूछा, मैं खाना नहीं खा, फिर शाम को मनाओ उनको, है ना? होता है ना ऐसा? Yes, sir. उस तरह से होता है एग्जामिनर। उसको अगर थोड़ा सा परेशानी हुई ना समझने, थोड़ा सा परेशानी हुई समझने में, तो फिर गड़बड़ कर देगा, वो मार्क्स काट लेगा कि मेरे को परेशानी हुई समझने में, मेरे को समझ में नहीं आया भाई, इतनी जल्दी जल्दी किया मैंने। तो उसको ज्यादा दिमाग लगाने ही मत दो, वो आसानी से समझ जाए, बस आराम से मार्क्स देके स्मूथली चला जाए। और कोई दिक्कत किसी को? बताओ No, भाई। sir. नो सर। No, sir. तो अभी हमने ये मेथड देखे कि हमने कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, अपन पेपर को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यही मेथोडोलॉजी यूज करना सब लोग। और हम लोग वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, हम कोशिश करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ अच्छी अच्छी चीजें करें, और अल्टरनेटिंग करंट से करेंगे, क्योंकि जो जो इजी इजी चैप्टर्स हैं, जैसे हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कुछ पार्ट करें, जिस चूंकि हमें इंपॉर्टेंट दिखेगा, मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा उस बारे में। तो हम वो सारी चीजें करते रहेंगे। तो क्लास में तो आना है आपको फिर भी, ठीक है? अगर
आपको ऐसा लगता है, ऐसा करवाएं कि या फिर आपके ऊपर छोड़ दें कि नहीं सर हमें हमें सिर्फ अपना पढ़ने दीजिए? नहीं सर, करवा दो। करवाएं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, करवाएंगे करवाएंगे। सर अगर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे कर लेंगे 3 मार्क्स में? असेशन रीजनिंग की बात कर रहे हैं? यस सर। तो देखो असेशन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें आपको पहले बताना होगा, देखो सेशन पहले आया मान लो, असेशन पहले आया तो हमें करेक्ट क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो एक असेशन रीजनिंग क्वेश्चन बनाते हैं। असेशन असेशन है कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। फिर दूसरा मैंने रीजन बताया कि, या फिर चलो असेशन में देते हैं कि मैंने कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ईच अदर, और रीजन में मैंने बोला कि ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द अर्थ, और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पहला वाला तो मेरा करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरी करेक्ट नहीं है, तो पहले वाले के लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि क्यों करेक्ट है, एसेशन क्यों करेक्ट है, और उसकी रीजन इनकरेक्ट है, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं लिख रहा हूं ये है, जो यहां पे लिखी हुई है वो करेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्चुअली वो स्टेटमेंट ही गलत है। आ रही बात समझ में? अगर वो स्टेटमेंट सही है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसमें जो थ्योरम यूज हो रही है उस थ्योरम को लिखना पड़ेगा। Yes, sir. आ रही बात समझ में? जैसे यहां पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ए जब निकालोगे F अपॉन एम, तो वहां से एक एम चला जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचेगा। सर आ रही बात? असर्शन जो हमें हमें ऐसे नहीं आता है कि रीजन को एक्सप्लेन करना होता है, उसमें असर्शन दिया होता है तो हमने चेक करना है कि दोनों सही है, फिर उसमें ऑप्शन दी होती है कि अगर आप असर्शन। ऑप्शन दिए होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन दिए होते हैं कि फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो असेशन है वो करेक्ट है, और रीजन वो है, रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दूसरे में बोलेगा असेशन करेक्ट है, रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा बोलेगा असेशन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, चौथे में बोलेगा, मतलब ऐसे ही करके होते हैं ना ऑप्शन, प्रीति। यस सर। यस सर। तो इनको हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वाले को देना है ना, जो असेशन मेरा है, मान लो असेशन करेक्ट है, असेशन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो मेरा ऑप्शन तो चूज हो गया। अगर मुझे फिर भी 3 नंबर की बात की ना, मैं 3 नंबर के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप ओनली ऑप्शन टिक करना है तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। यस Yes. सर। तो बच्चे ने, जो विशाल ने पूछा है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा है, मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी बात कर रहा था मैं आपसे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बात कर रहा था, जो प्रीति ने बात किया वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बात की है। तो Yes. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन 1 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, डिपेंड करता है। अगर 1 मार्क्स का है तो हम ओनली ऑप्शन चूज करेंगे, वो अगर 3 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑप्शन भी चूज करना होगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी 3 मार्क्स मिलेंगे अपन को। चिंता? Yes. सर। ठीक है, यस सर। मैं अभी इस स्क्रीन को हटा रहा हूँ, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ एक बार, हाँ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपका एचपी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो आपको करना क्या है, अभी इस पेपर से अपनी चॉइस से आपको पहले तो क्या करना है, अपना नेम, अपना एसआरएन नंबर और अपना बैच, इसके साथ इस पेपर का सॉल्यूशन भेजना है मेरे को सॉल्व करने के बाद में। मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो सारे करने हैं,
मान लो आप 5 करने हैं 2 मार्क्स के, और आपको 4 करने हैं 3 मार्क्स के, और 3 करने हैं 4 मार्क्स के। इनमें से भी आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? एटलीस्ट आपको मान लो, ये तो खैर खुद सेलेक्ट करोगे ही, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, और 2 आपके क्या होने चाहिए? एटलीस्ट, सॉरी, 2 न्यूमेरिकल हो, एक एक एटलीस्ट क्या हो? डेरिवेशन। एक डेरिवेशन ले लेते हैं, एटलीस्ट एक डेरिवेशन हो, और एक रेफरेंस हो, और क्या बचा भाई? और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, जिससे कि मैं आपके सारी तरह के देख सकूं कि भाई किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, किस किस आपको कितना समझ में आया, क्या आपका राइटिंग स्टाइल है। और अगर हमें सही लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो हम उनको सुधार सके। अभी हमारे बोर्ड में टाइम है। बात समझ में आ रही है? ऐसा कर रहे हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर बच्चों मैं आपको ये पेपर शेयर कर दूंगा, और उसका मैं आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। ठीक है, आई थिंक Yes, क्लास यूजफुल रही, मजा आया। yes, yes, sir. तो इन चीजों को बोर्ड में अप्लाई करना है इसको। और अभी तो हम साथ में रहेंगे, अभी क्लासेस होंगी हमारी। ठीक है, yes, sir. Yes. ओके, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय Have a nice day. बाय बेटा। yes.